आज हम अपना 7वां चैप्टर एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि विजयनगर थी क्या। तो इट मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर। विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। एंड इट वाज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी बाय हरिहर एंड बुक्का। एग्जैक्ट डेट यदि देखा जाए तो 1336 में, 1336 में हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, उनके द्वारा विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश करी जाती है। 1 मार्क्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विजयनगर एम्पायर को किन्होंने स्थापित किया था, स्टैब्लिश किया था। तो हरिहर बुक्का कब किया था? तो 1336 में। एंड पीपल ऑफ कृष्ण तुंगभद्र दोआब रिमेंबर इट एज हम्पी। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आप देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, इन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच के क्षेत्र के जो लोग हैं वो विजयनगर को हम्पी के नाम से याद रखते हैं। दिस नेम हम्पी इज डिराइव्ड फ्रॉम पंपा देवी विच इज अ लोकल गॉडेस। ये हम्पी नाम कहां से डिराइव हुई है? तो पंपा देवी नाम से डिराइव हुई है। पंपा देवी कौन थी? तो वहां की एक स्थानीय देवी थी और उन्हीं के नाम पे इसका नाम हम्पी रखा गया है। तो ये इंट्रोडक्शन में जो भी पॉइंट्स हैं ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। अब आता है कि सोर्सेज क्या क्या हैं जिनसे हम विजयनगर एम्पायर के बारे में जान सके। तो ये सोर्सेज हैं ओरल ट्रेडिशंस, यानी मौखिक रूप से जो बातें विजयनगर एम्पायर के विषय में चला करती हैं वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे कि हम विजयनगर एम्पायर के बारे में जानें। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। आर्कियोलॉजी के द्वारा जो कुछ भी वहां पे ढूंढा गया है, डिस्कवर किया गया है, जो शहर के रुइंस हैं, जो उसके रिमेन्स हैं, वो सारे हमारे लिए सोर्स के रूप में काम करती हैं। और तब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही आती हैं मोन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस। वहां पे जो इमारतें हमें मिली हैं, वहां के जो अभिलेख हमें मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस, ये हमारे सोर्स के रूप में काम करेंगे। हालांकि सोर्सेज से क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखें। अब पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी को कैसे ढूंढा गया, कैसे इसको डिस्कवर किया। तो इन 1800s कर्नल कोलिन मैकेंजी, he was an engineer, surveyor and cartographer. He was first surveyor general of India. कर्नल कोलिन मैकेंजी वो कौन कौन से प्रोफेशंस को जानते थे, वो क्या थे? तो वो एक इंजीनियर थे, सर्वेयर थे, कार्टोग्राफर थे। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कोलिन मैकेंजी क्या नहीं थे, तो उसमें पॉइंट्स में इंजीनियर, सर्वेयर, कार्टोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट, ये सारा कुछ आ सकता है। तो ऐसे सवाल को तैयार करने के लिए जो भी नाम दिया जाए उस नाम के बगल में जो कुछ भी लिखा हुआ है, सोशियोलॉजिस्ट है कि हिस्टोरियन है कि क्या है, ये जरूर से आप ध्यान में रखिएगा। तो कर्नल कोलिन मैकेंजी क्या है? वो इंजीनियर, सर्वेयर और कार्टोग्राफर सब थे और 1815 में उनको फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ही प्रिपेयर्ड फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ दिस साइट। ये विजयनगर एम्पायर जहां जिस लोकेशन पे थी उस लोकेशन का सर्वे मैप इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के आखिर में। एंड ही रिसीव्ड इनिशियल इंफॉर्मेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर फ्रॉम प्रीस्ट ऑफ विरूपक्ष टेम्पल एंड श्राइन ऑफ पंपा देवी। जो शुरुआती इंफॉर्मेशंस थी, शुरुआती सूचनाएं थी विजयनगर एम्पायर के बारे में, वो कर्नल कोलिन मैकेंजी को कहां से प्राप्त होती है? तो विरूपक्ष मंदिर और पंपा देवी की जो मंदिर है उसमें जो प्रीस्ट रहा करते हैं, उसमें जो पुजारी रहा करते हैं, उन्हीं से जानकारी मिलती है कोलिन मैकेंजी को। तो कर्नल कोलिन मैकेंजी सेपरेटली इनके ऊपर भी लिखने के लिए आता है कि ये कौन थे, तो यहां से आप पॉइंट्स लिख देंगे। इन 1836 एपिग्राफिस्ट बिगेन कलेक्टिंग इंस्क्रिप्शंस।
एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? तो जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, दोज हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड एपिग्राफिस्ट। तो 1836 में जो एपिग्राफिस्ट थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर के इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट करना शुरू किया, उसकी स्टडी करनी शुरू करी। एंड इन 1856 फोटोग्राफर्स बिगेन टू रिकॉर्ड मोन्यूमेंट्स। जो भी वहां पे इमारतें थी, जो भी मोन्यूमेंट्स थे, उन सब की फोटोग्राफी करनी शुरू करी गई 1856 से। ये सब के सब वन लाइनर्स। हालांकि एपिग्राफिस्ट और फोटोग्राफर वाले पॉइंट्स जनरली पूछे नहीं गए हैं अभी तक, और चांसेस इनका भी कम ही लगता है कि पूछा जाएगा। इसलिए बस एक बार ध्यान में रखना है, 1836 56 20 साल का अंतर है और लास्ट में 6 है। इस तरीके से आप इसको तैयार रखेंगे। हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री ऑफ सिटी बाय कोलैटिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम दीज सोर्सेज विथ अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड अदर लिटरेचर। हिस्टोरियंस जब विजयनगर एम्पायर के विषय में लिख रहे थे, तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी गई हैं सर्वे के द्वारा, एपिग्राफिस्ट के द्वारा और फोटोग्राफर्स के द्वारा, इन सभी इंफॉर्मेशंस को कोलैट किया गया, इनका मिलान किया गया, इसको मिलाया गया विद द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड अदर लिटरेचर। कोई विदेशी यात्री विजयनगर में आया है तो उसने जो अकाउंट लिखी है उससे मिलान किया गया, एज वेल एज दूसरी साहित्यों में विजयनगर का क्या जिक्र है उससे मिलान किया गया। दूसरे लिटरेचर में कौन कौन सी भाषाओं में ये लिटरेचर विजयनगर पे थी? तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड संस्कृत। इन सभी भाषाओं में जो टेक्स्ट लिखे गए थे, जो लिटरेचर लिखी गई थी, उसमें विजयनगर एम्पायर का जो जिक्र है उससे मिलान किया गया। और इस तरीके से हिस्टोरियंस ने विजयनगर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो पहले पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। तो राय, नायक एंड सुल्तान, इसमें वन लाइनर्स में क्या क्या याद रखने वाली है? तो हरिहर एंड बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने 1336 में विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। एंड फर्टाइल रिवर वैली, जैसा कि आप जानते हैं कि ये विजयनगर एम्पायर कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो यहां की जो जमीनें थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी, काफी ज्यादा उर्वरक थी। प्लस ल्यूक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके। तो वहां से जो ओवरसीज ट्रेड थी, यानी समुद्र पारीय जो व्यापार होती थी, वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती थी। तो विजयनगर का लोकेशन इतना प्राइम था जिसकी वजह से दे कंपीटेड विथ सुल्तान्स ऑफ डेक्कन एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा फॉर कंट्रोल। जिस रीजन पे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश करी है, वो लोकेशन प्राइम होने की वजह से जो डेक्कन के सुल्तान थे और जो गजपति रूलर्स ओडिशा के थे, ये दोनों चाहते थे कि इस क्षेत्र पे उनका नियंत्रण। इसलिए इन सब में कंपटीशन रहती थी इस क्षेत्र को रूल करने की। दे कंट्रोल्ड एरियाज वेयर चोल रूलर्स एंड होयसाल रूलर्स रूल्ड। हरिहर और बुक्का जहां पे विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं, वो वह क्षेत्र है जहां पे चोल रूलर्स रूल करा करते थे, तमिलनाडु में 850 सीई के आसपास। एंड होयसाल रूलर्स रूल करा करते थे कर्नाटक में 13th सेंचुरी के आसपास। तो चोल रूलर्स तमिलनाडु में 850 एडी में और होयसाल रूलर कर्नाटक में 13th सेंचुरी में जिस क्षेत्र पे रूल करते हैं, उन्हीं क्षेत्र पे हरिहर और बुक्का अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। दीज चोल रूलर्स एंड होयसाल रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वर टेम्पल। ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि थंजावुर में है, ये राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कहां है और किसके द्वारा बनवाया गया था, ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ये बस जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बट
बृहदेश्वर टेम्पल वॉज मेड बाई अ चोल रूलर, दिस इज वॉट यू शुड रिमेम्बर। और दूसरी टेम्पल है चिन्ना केशव टेम्पल, जो कि बेलूर में है, जो विष्णुवर्धन के द्वारा बनाई गई थी, और ये एक होयसाल रूलर थे। यानी यहां पर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस जगह पे चोल और होयसाल रूलर्स रूल करते थे, उसी स्थान पे विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश करी जाती है। और चूंकि ये जो पुराने रूलर्स थे, इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल और चेना केशव टेम्पल, ये टेम्पल्स इन्हीं चोल और होयसाल रूलर्स के द्वारा बनवाई गई थी। तो रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वेयर कॉल्ड रायाज, एंड दीज रूलर्स कैरीड फॉरवर्ड दीज ट्रेडिशंस। यानी विजयनगर एम्पायर के जो रूलर बनते हैं, जो उसके शासक बनते हैं, वो कहे जाते हैं राय। और ये जो राय बने, उन्होंने टेम्पल बनाने की इस प्रथा को, इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। इट मीन्स कि विजयनगर के जो रूलर्स हैं वो भी टेम्पल्स बनवाते हैं, जैसा कि उनके पुराने रूलर्स बनवाया करते थे। एंड द कंटेम्पोररीज ऑफ विजयनगर एम्पायर डिस्क्राइब्ड देम एज कर्नाटका साम्राज्यमु। जो विजयनगर एम्पायर के एग्जिस्टेंस जिस समय थी, उस वक्त जो उनके कंटेम्पोररी हुए, जो उस वक्त अगल बगल के राज्य हुए, वो विजयनगर एम्पायर को कर्नाटका साम्राज्यमु के नाम से जानते हैं। ये 1 मार्क्स में पूछा गया है पहले भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो 1 लाइनर्स जो इसके थे इंट्रोडक्शन से, वो आपके तैयार हो गए। अब 2.1 देखते हैं, किंग्स एंड ट्रेडर्स। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडर्स जो विजयनगर एम्पायर में थे, वो कौन कौन सी चीजों की ट्रेड करते हैं और उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले, इफेक्टिव कैवेलरी वाज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर वॉरफेयर, दैट्स वाई हॉर्सेज वर इंपोर्टेड फ्रॉम अरबिया एंड सेंट्रल एशिया। ये दोनों पॉइंट एक ही में है। उस समय तक आते आते कैवेलरी का होना, मिलिट्री में कैवेलरी का होना यानी घुड़सवार सैनिक का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और कैवेलरी के लिए क्या चाहिए? हॉर्सेस चाहिए। तो विजयनगर एम्पायर में जो घोड़े थे, उनको कहां से इंपोर्ट किया जाता था? अरबिया से और सेंट्रल एशिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए है। एंड कुदिरई चेट्टी, दे वेयर लोकल मर्चेंट्स हु डील इन हॉर्सेस। ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर एम्पायर के जो स्थानीय व्यापारी, जो कि घोड़े का व्यापार करते थे, जो घोड़े में डील करते थे, जो घोड़े का इंपोर्ट करते थे, उनको कहा जाता था कुदिरई चेट्टी। इन 1498 Portuguese arrived and they became important players in that region। 1498 में वास्को दी गामा भारत आता है, और वो एक पुर्तगाली था। तो जब पुर्तगाली भारत में एंटर करते हैं 1498 में, साउथ इंडिया में ही उनका अराइवल होता है। तो जब पुर्तगाली आते हैं, तो उस क्षेत्र में वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे आ जाते हैं, बिकॉज दे वेर यूजिंग सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, दे यूज्ड मस्केट्स। यानी जब पुर्तगाली आते हैं, तो चूंकि उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी, काफी सुपीरियर थी, क्योंकि वो बंदूकों का इस्तेमाल करते थे, तो बंदूक का भी ट्रेड होना शुरू हो जाता है। एंड द ट्रेडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर ट्रेडेड इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। यानी विजयनगर एम्पायर के जो व्यापारी हुए, वो वहां से मसालों का व्यापार करते हैं, कपड़ों का व्यापार करते हैं, और प्रीशियस स्टोन्स का व्यापार करते हैं। ट्रेड वॉज रिगार्डेड एज स्टेटस सिंबल फॉर सिटीज। ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वह उनकी हैसियत का प्रतीक था। इसका कहने का अर्थ है कि जिन राज्यों में प्रीशियस गुड्स को इंपोर्ट किया जाता होगा, आमतौर पे ये परसेप्शन बन जाती है कि वह राज्य क्या होगा? बहुत ही समृद्ध होगा, प्रॉस्पेरस होगा। तो विजयनगर एम्पायर में प्रीशियस चीजों को मंगाया जाता है, तो इससे उनकी स्टेटस कैसी दिखाई पड़ती है कि ये राज्य, ये स्टेट काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस है, काफी समृद्ध है। तो ट्रेड वाले पॉइंट में आप देख रहे हैं कि कैवेलरी इंपॉर्टेंट थी, तो हॉर्स का ट्रेड होता था। हॉर्स का ट्रेड कहां से होता था?
तो अरबिया और सेंट्रल एशिया से। कुदरई चेट्टी कौन थे? तो ये लोकल मर्चेंट्स थे जो हॉर्सेस में डील करते थे। 1498 में जब पुर्तगाली आते हैं तो मार्केट्स का भी व्यापार चालू हो जाता है। स्पाइसेस, टेक्सटाइल और प्रीसियस स्टोन्स, इन सब के भी ट्रेड विजयनगर एम्पायर में होते हैं। अब अगला अपना टॉपिक देखते हैं, द अपोजी और द क्लाइमेक्स एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर अपने सबसे हाईएस्ट पीक पे कैसे जाती है और फिर डिक्लाइन कैसे करती है। तो इसमें 4 डायनेस्टी रूल करी थी विजयनगर एम्पायर में। ये 4 डायनेस्टी के नेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको तैयार करना होगा। पहली है संगम डायनेस्टी, जिसने इस एम्पायर को फाउंड किया था, जिसने इस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। फिर आती है सलू डायनेस्टी, जिसके काल में ये विजयनगर एम्पायर काफी एक्सपैंड की थी, काफी विस्तार हुआ था। एंड तब आते हैं थर्ड तुलू डायनेस्टी, जो इसको अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचाते हैं, अपने पिनेकल तक पहुंचाते हैं। और अंतिम डायनेस्टी जो विजयनगर को रूल करती है वो है अराविदु डायनेस्टी, जिसके काल में ये विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर जाती है। तो ये चारों डायनेस्टीज एक लाइन से याद होने चाहिए, क्योंकि वो लिखने के लिए आता है कि भाई इन डायनेस्टीज को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए कि पहले किसने रूल किया और बाद में किसने रूल किया। तो संगम डायनेस्टी, सलू डायनेस्टी, तुलू डायनेस्टी और अराविदु डायनेस्टी, ये 4 डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर को रूल करती हैं। और हर एक डायनेस्टी की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप तैयार रखेंगे। संगम के समय इस एम्पायर को फाउंड किया गया था, सलू के समय एक्सपैंड हुई थी, तुलू के समय अपने क्लाइमेक्स, अपने पिनेकल पे पहुंचती है, और अराविदु के समय यह डिक्लाइन कर जाती है। अब इसमें एक तुलू डायनेस्टी थी, उसी डायनेस्टी के एक रूलर थे कृष्णदेव राय, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं विजयनगर एम्पायर के। तो कृष्णदेव राय बिलोंग टू तुलू डायनेस्टी एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 29। कृष्णदेव राय तुलू डायनेस्टी के हैं और वो 1509 से 1529 तक विजयनगर एम्पायर को रूल करते हैं। हिज रूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। केवल विस्तार ही नहीं हो रहा था, केवल एक्सपेंशन ही नहीं हो रही थी, कंसोलिडेशन भी हो रहा था। कंसोलिडेशन का मतलब है इकट्ठे रखना, जोड़े रखना। एम्पायर इंक्रीज भी कर रही थी और एम्पायर कंसोलिडेटेड भी थी, एक भी थी। द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर वर एक्वायर्ड, जिसको रायचूर दोआब कहा जाता है। तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो जमीन है, जिसको रायचूर दोआब कहते हैं, आपको याद होगा अभी जस्ट हमने इसको एक्सप्लेन करा था कि इसके बीच की जो जमीन थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी और यहीं से लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड भी हैंडल होती थी, कंट्रोल होती थी। उड़ीसा के गजपति रूलर्स और डेक्कन के सुल्तान, ये सब के सब चाहते हैं उस क्षेत्र के ऊपर उनका नियंत्रण हो, उनका कंट्रोल। तो उस क्षेत्र को किनके द्वारा कंट्रोल में लाया गया? उस क्षेत्र को विजयनगर एम्पायर में किनके द्वारा इंक्लूड करा गया? तो वो कृष्णदेव राय थे। रूलर्स ऑफ ओडिशा वेयर सबड्यूड बाय हिम। ओडिशा के जो गजपति रूलर्स थे वो उनके द्वारा सबड्यू बना दिए गए, उनके अधीन बना दिए गए। एंड सेवरल डिफीट्स ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर वाज डन बाय हिम। कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान को बहुत बार हराया। ये दिखा रहा है कि वह कितने मिलिटरली प्रिपेयर्ड थे। तो यही पॉइंट अगला है, हिज किंगडम वाज ऑलवेज मिलिटरली प्रिपेयर्ड। हमेशा सैन्य उद्देश्य के लिए वो तैयार रहते थे, सेना हमेशा उनकी तैयार रहती थी। यानी बैटल के थ्रू कृष्णदेव राय को हराया नहीं जा सकता था। बट एट द सेम टाइम हिज एम्पायर और हिज रूल was known for unparalleled peace and prosperity। वह बैटल के लिए भी तैयार रहते थे, लेकिन जितनी शांति उनके काल में हुई, उनके रूल में हुई, शायद उतनी शांति किसी और डायनेस्टी में नहीं हो पाई। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, जितनी समृद्धता पाई गई कृष्णदेव राय के रूल के समय, उतनी प्रॉस्पेरिटी शायद किसी अन्य रूलर में नहीं देखने को मिली।
तो विजयनगर एम्पायर शांतिपूर्ण भी था और समृद्ध भी था कृष्णदेवराय के रूल के समय। मोर ओवर ही फाउंडेड सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नगलपुरम आफ्टर हिज मदर। नगलपुरम नाम का एक सब अर्बन टाउनशिप उन्होंने अपने मां के नाम पे बनाई थी या फाउंड की थी, एस्टेब्लिश करी थी। एंड 1529 में इनकी डेथ हो जाती है। तो कृष्णदेवराय की क्या रोल है विजयनगर एम्पायर के एक्सपेंशन में, कंसोलिडेशन में, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। विजयनगर एम्पायर कैसे डिक्लाइन करती है। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय, स्ट्रेन बिगेन टू शो विद इन द एम्पायर। जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है उसके बाद तनाव क्लियरली दिखने लगती है पूरे साम्राज्य में। द सक्सेसर्स वर ट्रबल्ड बाय रिबेलियस नायक्स। नायक कौन होते हैं इनके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे। तो जो मिलिट्री चीफ या नायक हुआ करते थे वो रेबेल कर देते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण कृष्णदेवराय के सक्सेसर्स को काफी ज्यादा ट्रबल, काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। एंड मिलिट्री एम्बिशंस ऑफ दीज रूलर्स का मतलब है रिबेलियर नायक्स। ये मिलिट्री चीफ की जो मिलिट्री एम्बिशंस थी प्लस द सल्तनत्स, दीज शिफ्टेड द अलाइनमेंट्स। आप देख रहे हैं कि कृष्णदेवराय जब तक उन्होंने शासन किया विजयनगर एम्पायर के ऊपर, तब तक एम्पायर कंसोलिडेटेड भी थी और साउथ में एक इंपॉर्टेंट पावर के रूप में ये ग्रो कर रही थी। उन्होंने ओडिशा के गजपति रूलर्स को सबड्यू बनाया था, उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को कई बार हराया था। यह दिखाता है कि साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर कितनी पावरफुल बन चुकी थी कृष्णदेवराय के समय। लेकिन ये जो पावर है, ये पावर का जो अलाइनमेंट है वो चेंज होने को स्टार्ट हो जाता है जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है। कैसे? तो ये जो रिबेलियस नायक हैं, इनके जो एम्बिशंस थे कि भाई हम अपना एक अलग सेपरेट राज्य बना दें, और उसके साथ में जो सल्तनत थी जो चाहती थी कि कृष्ण तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो रायचूर दोआब है वो कंट्रोल करें। इन सब के कारण साउथ इंडिया का जो पावर अलाइनमेंट है वह कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता है। पावर विजयनगर एम्पायर से शिफ्ट करके कहां चली जाती है? सल्तनत के पास। एंड दैट्स व्हाई सल्तनत्स दे कंबाइंड टुगेदर अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। वहां 3 सल्तनत थी, वो तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो विजयनगर एम्पायर के विरुद्ध हो जाते हैं। इन 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउट बिटवीन रामा राय एंड कंबाइंड फोर्सेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ये 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर जब लिखने को आए तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। 1565 में 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है जिसको हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी कहते हैं। परहैप्स राक्षसी तांगड़ी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैटल ऑफ तालीकोटा आप याद रखेंगे। इट वाज फाउट इन 1565 एंड अमॉन्ग whom? Among the forces of Vijayanagar Empire, and Rama Rai was leading them, and combined forces of Bijapur, Ahmednagar and Golconda. बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के जो फोर्सेज हैं वो एक तरफ लड़ रही थी, वो एक तरफ मिल गई और रामा राय के विरुद्ध उन्होंने बैटल लड़ा। अलाइड फोर्सेज ऑफ सल्तनत्स वॉन दिस बैटल। इस तालीकोटा के युद्ध को सल्तनत की जो फोर्सेज थी वो जीत जाती हैं। एंड आफ्टर दैट दे सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर एंड द सिटी वाज अबैंडन्ड। उन्होंने विजयनगर एम्पायर के जो शहर थे उसको लूट लिया, उसको सैक्ड कर दिया और ये शहर अबैंडन कर दी गई, इसको त्याग दिया गया, इसको छोड़ दिया। तिरुमल राय जो कि रामा राय का भाई था वो अराविदु डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है। आप देख रहे हैं कि 4 डायनेस्टीज विजयनगर एम्पायर को रूल करती है। तो सबसे अंतिम जो डायनेस्टी रूल करती है वो है अराविदु डायनेस्टी, जो कि रामा राय के भाई के द्वारा यानी तिरुमल राय के द्वारा एस्टैब्लिश करी जाती है। एंड ही रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा। बाकी जो रूलर्स थे
वो कहां से रूल कर रहे थे? हम्पी से रूल कर रहे थे। लेकिन तिरुमल राय पेनुकोंडा को अपना कैपिटल बनाते हैं और वहीं से विजयनगर एम्पायर को रूल करते हैं। लेकिन बहुत सारे शहर क्या कर लिए गए थे? तब तक लूट लिए गए थे और एबेंडन कर दिए गए थे। तो आप देख रहे हैं कि सुल्तान की जो फोर्सेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। सल्तनत क्या होती है? एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की, और उन्होंने विजयनगर एम्पायर के जो शहर थे उनको लूटा, उनको खत्म कर दिया। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? दैट रिलेशनशिप विथ सुल्तान वॉज गुड और नॉट? वो सही थी या नहीं थी? तो आर्मी ऑफ सुल्तान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ cities of Vijayanagar Empire, but the relationship between Sultan and Rayas were not hostile. हम जानते हैं कि सुल्तान की जो सेना थी वही विजयनगर एम्पायर की बर्बादी का कारण थे, लेकिन सुल्तान और राय इन दोनों के जो रिलेशंस थे वो इतने होस्टाइल, इतने शत्रुतापूर्ण नहीं थे, उनके बीच में दुश्मनी नहीं थी। जैसे कृष्णदेव राय, ही सपोर्टेड क्लेमेंट्स टू पावर इन सल्तनत। सल्तनत में कोई भी रूलर बनने के लिए या कोई भी व्यक्ति रूलर बनने के लिए यदि क्लेम करता है तो उसको वो सपोर्ट करते थे, उसका वो समर्थन करते थे। यानी सक्सेजर्स की जो बैटल हुआ करती थी सल्तनत के अंदर, उसको सुलझाने का काम कृष्णदेव राय किया करते थे। ही टुक द टाइटल ऑफ यवन राज स्थापनाचार्य, दैट इज एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, और यवन का मतलब होता है ग्रीक्स। तो ग्रीक्स के किंगडम के एस्टैब्लिशर की टाइटल इन्होंने ली थी, उसकी उपाधि उन्होंने ली थी। सिमिलरली सुल्तान ऑफ बीजापुर, दे रिजॉल्व सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन विजयनगर आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद आपने पढ़ा कि जो यहाँ के मिलिट्री चीफ्स थे, जिनको नायक कहा जाता है, वो नायक रेबल कर देते हैं। तो उस समय जो सक्सेशन की लड़ाई थी उसको भी रिजॉल्व करने का काम बीजापुर के सुल्तान ने करी थी। आप देख रहे हैं कि विजयनगर किंग्स, दे आर कीन टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनत एंड वाइस वर्सा। यानी सल्तनत की स्थिरता को, उनकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसके स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए विजयनगर रूलर्स प्रयास करते थे। और ठीक वैसे ही सल्तनत के जो रूलर्स थे वो भी इस चीज को इंश्योर करते थे कि विजयनगर में जो राजा हैं उनकी स्थिरता, उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। यानी दोनों एक दूसरे के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। तो आखिर ये इनमिटी का कारण क्या है? ये दुश्मनी का कारण क्या है? तो रामा राय, ही ट्राइड टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर। रामा राय जो है वो कोशिश करता है कि एक सुल्तान दूसरे सुल्तान से लड़ जाए और उसका बेनिफिट विजयनगर एम्पायर को मिल जाए। तो ऐसे सिचुएशंस में सुल्तान्स, दे कंबाइंड एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ तालिकोटा। तालिकोटा के युद्ध में सुल्तान आपस में मिल जाते हैं और रामा राय को हराते हैं, और इस तरीके से विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर जाती है। अब तीसरी टॉपिक 2.3 देखते हैं, द राय एंड द नायक। राय कौन थे और नायक कौन थे? तो राय के बारे में तो आपने पढ़ लिया है। द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वेर कॉल्ड रायज। अब नायक कौन है? तो नायक मिलिट्री चीफ्स हु कंट्रोल्ड फोर्ट्स एंड हैड आर्म्ड सपोर्टर्स। नायक सेना के वो मुखिया थे, चीफ थे, जो किले को नियंत्रित करते थे, किले पे जिनका कंट्रोल था। एंड इनके पास आर्म्ड सपोर्टर्स भी थे, इनके पास सोल्जर्स की एक टुकड़ी हुआ करती थी। दे स्पोक तेलुगु और कन्नड़। ये कौन सी भाषा बोलते थे? तो तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। मेनी सबमिटेड टू द ऑथोरिटी ऑफ किंग्स बट ऑफन रेबेल्ड। बहुत सारे जो नायक हैं उन्होंने
विजयनगर राज्य के जो राजा हैं उनकी सत्ता स्वीकार की थी, खुशी से स्वीकार की थी। बट अक्सर वो क्या कर दिया करते थे, रिवेलियन कर दिया करते थे, विद्रोह कर दिया करते थे। और इसलिए चीफ्स मूव्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये जो नायक हुआ करते थे, इनको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाता था ताकि वो रेबल ना कर सके, ताकि वो विद्रोह ना कर सके। ये पॉइंट आपको आगे में भी पढ़ने को मिलेगा जब हम अमर नायक सिस्टम पढ़ेंगे। तो अमर नायक सिस्टम क्या है? इट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। सेम लाइन आपको लिख के दे देगा कि अमर नायक सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो अमर नायक सिस्टम क्या थी, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेनी फीचर्स ऑफ दिस अमर नायक सिस्टम इज डेराइव फ्रॉम इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसको 1206 में इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ इंडिया में, तो उस समय एक इक्ता सिस्टम चला करती थी। इक्ता सिस्टम क्या थी? तो ये टेरिटरी है, ये वो राज्य क्षेत्र है जिसमें दिल्ली सल्तनत रूल करती है। तो इसको अलग अलग प्रोविंसेस बना दिए गए थे, अलग अलग प्रांत बना दिए गए थे, जिसका एक गवर्नर नियुक्त किया गया था। लेट सपोज कि ये सारे क्या हैं, प्रांत हैं जिनको बांटा गया। तो हर एक प्रांत में एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था जो वहां पे रिवेन्यू कलेक्शन किया करता था। और इसी एक टेरिटरी के यूनिट को, इस एक प्रोविंस को इक्ता कहा जाता था। यानी ये इक्ता क्या है? तो इक्ता इज अ टेरिटरी एंड जो उसके गवर्नर अपॉइंट किए गए थे उनको कहा जाता था इक्तेदार। तो जो अमर नायक सिस्टम है उसके बहुत सारे फीचर्स इक्ता सिस्टम से लिए गए हैं दिल्ली सल्तनत की। तो इक्ता सिस्टम क्या है आपका क्लियर हो गया। एंड अमर नायक वेर मिलिट्री कमांडर्स एंड दे वेर गिवन टेरिटरी टू गवर्न ऑब्वियसली बाय राय। आप देख रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर को भी ऐसे ही अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया और अमर नायक जो कि मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे उनको ये टेरिटरीज दे दी जाती थी कि आप वहां पे गवर्न करो। दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सभी से टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी अमर नायक को दी गई थी। हु वेयर अमर नायक? दे वेयर मिलिट्री कमांडर्स। और उनको यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप वहां से करों को, आप वहां से टैक्सेस को कलेक्ट कीजिए। दे रिटेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग कंटिजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स। ये जो रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया था इसका कुछ भाग वो अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया करते थे और साथ में जो इनके पास हॉर्सेज और एलिफेंट्स की टुकड़ी थी, कंटिजेंट थी, उसको भी मेंटेन करने के लिए उसी बचाए हुए रेवेन्यू को वो यूज करते थे। दिस कंटिजेंट प्रोवाइडेड इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स किंग। चूंकि अमर नायक जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने हॉर्सेज और एलिफेंट्स के कंटिजेंट को बनाए रखा था, उसको मेंटेन कर रखा था, तो जब भी कभी राजा को जरूरत होती थी तो दिस कंटिजेंट प्रोवाइडेड इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स टू द विजयनगर किंग्स। सम रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स। वहां पे जो राजस्व उन्होंने इकट्ठा करा उसमें से कुछ पैसा टेम्पल्स, उनके मेंटेनेंस, उनके रख रखाव के लिए रखे जाते थे, यूज किए जाते थे, और कुछ पैसा इरिगेशन वर्क्स के लिए यूज किया जाता था। एंड दीज मिलिट्री कमांडर्स सेंट ट्रिब्यूट टू किंग एनुअली। यानी सालाना वो विजयनगर एम्पायर को कुछ ट्रिब्यूट, कुछ भेंट दे दिया करते थे। एंड पर्सनली अपीयर्ड इन कोर्ट्स विथ गिफ्ट्स। यानी खुद स्वयं जा करके वो उनके कोर्ट में, वो उनके दरबार में अपीयर होते थे गिफ्ट्स के साथ में, इन ऑर्डर टू शो देयर लॉयल्टी। राजा के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए
वह पर्सनली अपीयर होते थे उनके दरबारों में और राजा को एनुअली वो ट्रिब्यूट भी भेजा करते थे, कुछ उपहार भेजा करते थे। दूसरी तरफ किंग्स असर्ट देयर कंट्रोल बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह उनको ट्रांसफर किया जाता था और इस तरीके से राजा अपने नियंत्रण को दिखाता था। वो दिखाता था राजा कि अमर नायक या मिलिट्री कमांडर्स उनके अधीन हैं। एंड बाय 17th सेंचुरी नायक्स एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स। आप देख रहे हैं कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद जो रिबेलियस नायक हैं, जिन्होंने विद्रोह किया है, वो सेपरेटली अलग अलग स्वतंत्र किंगडम्स बना देते हैं। एंड दिस हैस्टेंड द कोलैप्स ऑफ सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर। वो जो केंद्रीय शाही संरचना तैयार करी गई थी ऊपर की डायनेस्टीज और ऊपर के रूलर्स के द्वारा, उसके कोलैप्स में थोड़ी तेजी आ गई। वो कुछ ज्यादा तेजी से ढह गया जब नायक इंडिपेंडेंट किंगडम्स को स्टैब्लिश कर देते हैं। तो कब से नायक इंडिपेंडेंट किंगडम्स को स्टैब्लिश करना शुरू करते हैं? 17th सेंचुरी से। तो अमर नायक सिस्टम क्या थी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसको 8 मार्क्स के लिए आप तैयार कीजिएगा क्योंकि इतने में ही वो पूछा जाएगा।